हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार सिंह 30 सालों से चंद्रा कोचिंग चला रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में। अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो आप मैथ्स की तैयारी करते हो उसके गाइडर के रूप में आपको मैं सेवा दूंगा और आप मेरे साथ जुड़ो। और अगर मेरी गारंटी है कि अगर तुम पंक्चुअल होकर रेगुलर मेरी क्लासेस ले लेते हो तो जेई के लिए भी तुम्हें किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है हम 11th से ही शुरुआत करते हैं। आज ये पहला वीडियो है और आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये टॉपिक है सेट्स। तो चलो आज हम सेट्स पढ़ाते हैं। तो बच्चों, पहले तो ये समझना जरूरी है। देखो, कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले ये जानो कि ये टॉपिक है क्या और इसको पढ़ने के बाद हमें डेली लाइफ में इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे। जब तक टॉपिक का मूल मतलब जड़ रूट नहीं जानोगे तब तक उस टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसको क्लियर नहीं कर पाओगे इजीली। तो हर टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें जो भी फॉर्मूला आता है, पहले तो ये जानो कि ये फार्मूला जिस किसी ने भी बनाया, अरे जिसने बनाया वो इंसान ही होगा ना, तो जिस किसी ने भी बनाया वो फार्मूला बनाया कैसे। हर फार्मूले का डेरिवेशन होता है, हर फार्मूले के बारे में जानो। उसके बाद जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम 11th क्लास से ही शुरू करते हैं। 11th का पहला टॉपिक हमने डाल दिया सेट्स। अब ये बताओ कि ये सेट डेली लाइफ में सबने सुना होगा, तुमने भी सुना होगा, तुमने भी सुना होगा, तुमने भी सुना होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। एक बार मैं जयपुर में क्लास ले रहा था और मैंने पूछा बच्चों से कि बच्चों ये बताओ सेट का मतलब क्या होता है। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला कि सर मैं बताऊंगा कि सेट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा बिल्कुल बताओ, क्या मतलब होता है सेट का। तो उसने बताया कि सर जैसे हम मॉल गए, मम्मी के साथ मॉल गए, एक जीन्स हमने खरीद लिया, तो मम्मी बार बार 10 दुकानों में घूमी, ये बोलती रही कि हाँ इसमें सेट लगाओ, इसमें सेट लगाओ, इसमें सेट लगा के टी शर्ट खरीदो, सेट लगा के टी शर्ट खरीदो, यही सेट है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग विचार होता है। कोई बोलता है टी सेट, ये सेट हो गया। ऐसा नहीं है। देखो, जब इस टॉपिक का निर्माण हुआ, जब इस टॉपिक का इन्वेंशन किया गया, जॉन केंटर ने जब ढूंढा इसको, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन सेट का दिया, उन्होंने कहा कि सेट इज कलेक्शन। सेट इज कलेक्शन। कम से कम 20-25 सालों तक इसी पे भी काम होता रहा कि सेट इज कलेक्शन। लेकिन जब कुछ और मैथमेटिशियन इसके बारे में जानने की कोशिश किए तो उनको लगा कि ये जो फॉर्मूला है या ये जो डेफिनेशन है ये सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? अब इस पे मतलब विवाद चला, क्यों सूटेबल नहीं है, पूछा गया क्यों सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लो कि यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, चावल है, आटा है, तेल है, पेस्ट है, मोटर कार है, शर्ट है, पैंट है, बहुत सारी चीजें। और यहां पे तुम 50 बच्चे बैठे हुए हो, अगर तुमसे यह पूछा जाए कि बताओ ये किस चीज का सेट है, अब तुम क्या बोलोगे? मेरे को लगता है कि तुम में से जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर अलग अलग होगा। कोई बोलेगा कि सर ये तो गाड़ियों का सेट है, कोई बोलेगा नहीं सर ये कपड़ों का सेट है, कोई बोलेगा नहीं सर ये राशन की दुकान, जो किराने परचूने की दुकान पे जो सामान मिलता है उसका सेट है। सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, इसलिए हम इसको कलेक्शन तो हमने कर दिया। हमने कहीं से चावल खरीदा, कहीं से आटा खरीदा, कहीं से ऑयल खरीदा, कहीं से पेस्ट खरीदा, मोटर कार लिया, शर्ट लिया, पैंट लिया, और भी जरूरत का सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया। भाई कलेक्शन तो हमने कर दिया ना जी, हमने सारा इकट्ठा तो कर दिया। अब ये है किस चीज का सेट? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब जिसने इस टॉपिक का इन्वेंशन किया उससे पूछा जाए कि बताओ ये किस चीज का सेट है,
कंफ्यूजन तो उसको भी होगी कि मैं क्या बोलूं। तो इस बात को सही माना गया कि अरे यार सही में सिर्फ कलेक्शन को सेट नहीं बोला जा सकता। 1624 ईस्वी में दोबारा एक नया डेफिनेशन इसका निकाला गया, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेट। तुम्हारे दिमाग में होगा यार पहले जो लिखा था वही तो अब भी लिखा है, दोनों में अंतर क्या हो गया? अंतर है, एक वर्ड का अंतर है, और एक वर्ड पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देता है, और वो वर्ड क्या है? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? आप सभी हिंदुस्तान से हो तो थोड़ी बहुत हिंदी तो सबको आती होगी। वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरीके से परिभाषित। अब इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अच्छी तरीके से परिभाषित का मतलब, अगर 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं और किसी कलेक्शन के बारे में पूछा जाए कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है, और अगर 50 के 50 बच्चों का आंसर टैली कर जाए, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। एक रिक्शे वाले को पकड़ लो रोड से चलते हुए, उससे बुला के पूछो अरे भैया यहाँ जो ये फोटोज बने हैं देख के बताओ कि किस चीज का सेट है, वो भी वही आंसर बोलेगा जो तुम बोलोगे। ये होता है सेट। तो इसलिए एक नया वर्ड लगा दिया, वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे, छोड़ो ये देसी एग्जाम्पल छोड़ो, टेक्निकल एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ months started with the letter J। मैंने एक काम दिया अभी बैठे बैठे यहाँ पे क्लास में ही, आप सबको बोला कि चलो अपनी अपनी कॉपी में उन महीनों के नाम लिखो जो J से शुरू होते हैं। अब बताओ क्या लिखोगे आप लोग? क्या आपने जो नाम लिखा उसमें मार्च होगा? हाँ बिल्कुल सही बोला, एकदम नहीं होगा। मार्च तो M से शुरू होता है, तो J से शुरू होने वाले महीनों में कौन कौन से नाम आएंगे बेटा? जनवरी, जून, जुलाई। क्या इसके अलावा कोई और नाम है किसी के नजर में? मंथ्स 12 होते हैं, उनमें ऐसा कोई मंथ्स है जो J के अलावा किसी और लेटर से शुरू होता हो, J से शुरू होता हो इन तीन के अलावा? जनवरी, जून, जुलाई के अलावा है? बिल्कुल नहीं है। तो आप 50 का आंसर यहां पे यही तीन होगा, जनवरी, जून, जुलाई। इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड, कि कोई कलेक्शन करने के लिए बोला गया, तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ता कि जॉब करता है, उसका आंसर, सबका आंसर अगर एक जैसा हो जाए, इसी को तो बोलते हैं वेल डिफाइंड। कितना आसान है समझना, बताओ। ऐसे सोचो, कोई भी लैंग्वेज लिखा हो, पहले उसका आंसर देने की कोशिश करो, फिर सोचो मेरे मामा का लड़का, अरे वो भी तो 11th में है, वो क्या आंसर देगा? अच्छा उसका आंसर सोच लिया, फिर सोचो अरे वो मेरा जो भाई है चचेरा, वो भी 11th में है, उसका आंसर क्या होगा? अरे एक अनपढ़ को ले लो, कम पढ़े लिखे को, उसको भी महीनों के नाम पता होते हैं, इंग्लिश में नहीं पता होगा, हिंदी में पता होगा। अब देखो कि क्या सबके आंसर एक जैसे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि सबके आंसर एक जैसे हैं तो वही होगा सेट। और अगर तुम्हें लगता है कि ना 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 यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, विरोधाभास है, यहाँ दिक्कत हो सकती है, मेरा आंसर कुछ और, मेरे भाई का आंसर कुछ और, तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दो यार, खाली बोले जा रहे हो। ये देखो ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये देखो दूसरा कलेक्शन मैंने लिखा, कलेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल हीरोइन ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, अब सभी बच्चे जितने भी बैठे हुए यहां पे, इंडिया के एक ब्यूटीफुल हीरोइन के नाम लिखो। मैं वेट कर रहा हूं, हाँ लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम लिखने में 10 सेकंड लगेगा। लिख लिया। क्या लिखा? तुमने क्या लिखा? अच्छा
कैटरीना कैफ, वाह गुड। तुमने करिश्मा कपूर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। तुमने क्या लिखा भाई? श्रद्धा कपूर, गुड। अब एक बात बताओ, अच्छा तुमने बेटा क्या लिखा? किरण देवी। अरे किरण देवी कौन है यार? सर मेरी अच्छा मम्मी का नाम लिख दिया, गुड। अब एक बात बताओ, तुम चार बच्चों ने आंसर दिया और चारों आंसर डिफरेंट है। अब बताओ, तुम ही बताओ कि हम इसको कलेक्शन बोलेंगे या सेट बोलेंगे? क्यों भाई उदय बाबू, क्या बोलेंगे इसको? अगर डिफरेंट आंसर हो गया चारों का, दैट मीन्स ये सेट हो ही नहीं सकता है, ये तो कलेक्शन होगा। अब देखो, अगर तुम्हें बुखार है, तुरंत थर्मामीटर लगाएंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, मम्मी ने कहा उठ ना रे स्कूल जा। अरे छोड़ो मम्मी, तबीयत खराब है, बुखार हो गया मेरे को, मैं नहीं जा रहा स्कूल। मम्मी क्या करेगी? तुरंत थर्मामीटर लाएगी और थर्मोमीटर घुसा देगी तेरे कांख के अंदर और फिर मेजरमेंट लेगी। अगर 98.4 से कम हुआ तो जूता खाने के लिए तैयार रहो, 98.4 से ज्यादा हुआ, अब बेटा को तो सही में बुखार है, फिर दुलार लेने के लिए तैयार रहो। लेकिन एक बात बताओ, क्या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा यंत्र बना है, घुसा दिया, अच्छा 100 से ज्यादा ब्यूटीफुल है तो चलो हम इसको ब्यूटीफुल मान लेते हैं। अरे नहीं यार, ये तो 100 से कम ब्यूटीफुल है। अरे है, नहीं ब्यूटीफुल नहीं है, कोई यंत्र नहीं बना है ना, बिल्कुल नहीं बना है। तो देखो, जो ह्यूमन प्रॉपर्टीज होती हैं उनका मेजरमेंट लेने के लिए कोई यंत्र बना ही नहीं है। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस स्टेटमेंट के अंदर ह्यूमन प्रॉपर्टीज आ जाएं, जैसे देखो ब्यूटीफुलनेस, स्मार्टनेस, टॉल, डिफरेंट, डिफिकल्ट, डेंजरस, टैलेंटेड, ये सब वर्ड्स अगर आ गए तो ये मान लेना कि ये कभी भी सेट नहीं हो सकता। सेट में एक ही चीज मैंने बता दिया कि पहले अपना आंसर देखो, उसके बाद अपने क्लोज फ्रेंड का आंसर देखो, फिर थोड़ा उससे दूर वाले फ्रेंड का आंसर देखो। अगर 3 ही काफी है, अगर तुम्हें लगता है कि अरे हम तीनों का आंसर बिल्कुल एक जैसा है तो वो सेट होगा, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन होगा, सेट कभी नहीं हो सकता। अब मेरे को लगता है कि तुम सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब मैं एग्जांपल दूंगा और तुम्हें बताना है कि ये सेट है या कलेक्शन है। अब मैं लिखूंगा नहीं, एग्जाम्पल बोलूंगा और तुम्हें बताना है कि सेट और कलेक्शन। अगर तुम में से किसी का एग्जाम्पल है कि सेट, तुम हाथ खड़े कर दोगे, बोलने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो बन रहा है। अगर तुम में से किसी का आंसर है कलेक्शन, ना हाथ खड़ा करना है, ना बोलना है, ना कोई एक्सप्रेशन देना है। ओके ओके। अ कलेक्शन ऑफ 2 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड, गुड, वेरी गुड। पूरी क्लास का एक जैसा आंसर है कि सर ये सेट नहीं हो सकता। चलो जी रिधम, तुम बताओ ये सेट क्यों नहीं हो सकता भाई? हैं? अच्छा, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। रिधम ने कहा कि भाई मेरा पसंदीदा तो धोनी है, उसके बाद विराट कोहली है? और ये जो बगल में सुरेश है ये कह रहा कि नहीं, मेरा पसंदीदा रोहित शर्मा है और यशस्वी जायसवाल है। देखो अलग अलग आंसर आए कि नहीं? अब ये सेट क्यों नहीं हुआ, ये कलेक्शन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे एक वर्ड आपको मिला, बेस्ट क्रिकेटर। तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि तेंदुलकर और रोहित शर्मा और विराट कोहली इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है। किसी का पसंदीदा कोई और हो सकता है, किसी का पसंदीदा कोई और हो सकता है। तो बेटा कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये देखना है कि क्या अगर तुम्हारे साथ 4 तुम्हारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, सभी फ्रेंड का आंसर एक जैसा है, अगर है तो ये सेट होगा, अदरवाइज ये सेट नहीं होगा। अब देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी तो मैं चलो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, एक क्लास ऐसी भी होगी जो जेई लेवल की होगी, तो आप लोगों को रेगुलर बस वीडियो देखने की जरूरत है।
अगर आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ते हो, आने के बाद ये वीडियो देखोगे तो आपका जो नॉलेज है उसमें क्लैरिटी आएगा, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पढ़ाने के साथ साथ जो होमवर्क भी आपको देंगे वो फिलहाल NCERT की जो बुक है उससे ही देंगे, लेकिन अगर जेईई की हम क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए हैंड रिटन या एक असाइनमेंट आपके ग्रुप में जरूर मिलेगा। ओके, तो ये शायद सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या है, कलेक्शन क्या है और दोनों में क्या अंतर है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।